हाय गाइस, आज हमें पढ़ना है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ठीक है, तो सबसे पहले सेटअप समझते हैं। हमने एक मैग्नेट लगा रखा है जिसका नॉर्थ पोल इस साइड है और साउथ पोल इस साइड है। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच से एक करंट कैरिंग लूप जा रहा है। ठीक है ना। करंट कैरिंग लूप क्या है? ए बी सी डी, ये लूप है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से ए से बी से सी से डी। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हमें इस लूप पे कितना टॉर्क लगता है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, यही पूरा सेटअप ए बी सी डी वाला सेटअप यहां बना दिया है। ठीक है ना। तो ये देखो ए बी सी और डी, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ऐसे, ड्यू टू द मैग्नेट्स। ठीक है, अब आप ये देखो कि सबसे पहले तो बी से सी के बीच में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगती है वो क्या होती है? आई एल क्रॉस बी। ठीक है ना। यहां पे एल और बी के बीच का एंगल कितना है? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो है, साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए बी से सी के बीच में तो कोई फोर्स नहीं लगेगी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सिमिलरली डी से ए के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल साइन 180 डिग्रीज होगा, साइन 180 डिग्रीज भी जीरो होता है। ठीक है, तो बी से सी और डी से ए के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब सवाल उठता है ए से बी के बीच में कितनी फोर्स लगेगी। अगर हम माने कि लेंथ ऑफ ए टू बी एल है, स्मॉल एल, ठीक है, उतनी ही लेंथ हम सी से डी की भी मानेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, तो ए से बी के बीच की लेंथ है एल। यहां पे जो करंट है वो यूं मानो आप कि ये इनटू द बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड पे दिखाने के लिए मैंने ऐसे बनाया है, लेकिन ए से बी का जो लूप है वो इनटू द बोर्ड है। ठीक है, तो लेंथ हो गई आपकी स्मॉल एल, करंट हो गया आपका आई, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप क्या आई एल बी साइन थीटा से निकाल सकते हो कि कितनी फोर्स लगेगी ए बी में, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो इनटू द बोर्ड है, तो आप राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालोगे साइन प्रोडक्ट, है ना। तो इनटू द बोर्ड है आपका करंट, और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, यानी इनटू द बोर्ड आपने करंट के डायरेक्शन से अपना हाथ रोल किया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो आपका थंब का डायरेक्शन क्या आया? डाउनवर्ड्स। इनटू द बोर्ड करंट था, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, तो इनटू द बोर्ड से रोल करो, करंट आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमने लिख दिया इस करंट की वैल्यू F1। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा दोस्तों? आई एल बी साइन थीटा। अब थीटा कितना है? करंट था इनटू द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्रीज, तो साइन 91 होता है। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई एल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई एल बी। ठीक है, वैसे ही सी टू डी में देखो, अब सी टू डी का जो करंट का डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द बोर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम ही रहा, तो हमने वही रोल किया आउट ऑफ द बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो आपका जो वो आया मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन वो ऊपर को आया, वही हमने F2 लिखा है। ठीक है, तो F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिमिलरली ILB होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और आई के बीच का डायरेक्शन तो अभी भी 90 डिग्रीज है, तो साइन 91 हो जाएगा। एल लेंथ और सी डी भी एल ही है, ILB, तो मैग्नीट्यूड वाइज F1 और F2 सेम है, लेकिन डायरेक्शन वाइज F1 और F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इस पूरे के पूरे लूप में नेट फोर्स जो है वो जीरो है, क्योंकि एक
फोर्स नीचे को जा रही है और उतनी ही फोर्स ऊपर को भी जा रही है, तो नेट फोर्स हो गया 0। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये फोर्सेस एक ही पॉइंट पे नहीं लग रही हैं और थोड़ी सी स्टैगर्ड हैं, ये F1 फोर्स ए बी लूप पे लग रही है, F2 फोर्स सी डी लूप पे लग रही है, थोड़ी सी स्टैगर्ड है, तो नेट टॉर्क जो है हमारा 0 नहीं है। ठीक है, तो आओ ये समझते हैं इस डायग्राम से कि टॉर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, टॉर्क निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक एक्सिस चाहिए होती है। ठीक है, अब एक्सिस कौन सी चूज करेंगे हमने एक्सिस चूज करी है जो कि ये वाली, जो कि बी और सी और ए और डी को बाइसेक्ट करती है और ए बी और सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ये वाली एक्सिस चूज करी है हमने। इस एक्सिस यानी कि डायग्राम में ऐसा नहीं दिखता है व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन ये जैसे कि ए बी अंदर को जा रहा है वैसे ही ये एक्सिस भी अंदर को जा रही है परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ये एक्सिस हमने चूज करी है और इसके रिस्पेक्ट में हमें टॉर्क निकालना है इस लूप पे। ठीक है ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, R क्रॉस F। ठीक है ना, यानी R क्या होता है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट जो फोर्स लग रही है उसके साथ। ठीक है ना, तो ये देखो R जो है, आप मान लो ये सेंट्रल पॉइंट है ए बी लूप का, तो वो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है ना, वैसे ही ये पॉइंट जो सेंट्रल पॉइंट है सी डी वायर का, वो मैंने यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है। F1 जो है वो डाउनवर्ड्स लग रही है, दिखा रहा हूं ना मैं, ये F1 जो है वो डाउनवर्ड्स लग रही है और ए बी लूप और एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, अगर हमने पूरी विड्थ मानी है इसकी A, ठीक है ना, जो BC की लेंथ मानी है, A जो है वो लेंथ ऑफ BC और AD है। ठीक है ना, A, तो AB से इस पॉइंट का एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, A/2 मान सकते हैं, है ना। तो R क्रॉस F में A/2 तो ये है। ठीक है, और हमारा F जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो इस वेक्टर जो A/2 वेक्टर है इस एक्सिस से इस डायरेक्शन का, ठीक है ना, ऐसा, और फोर्स डाउनवर्ड्स, इसमें एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें साइन थीटा भी लेना पड़ता है। तो R का मैग्नीट्यूड हो गया A/2, डायरेक्शन हो गया ऐसा, और फोर्स का डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड्स। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, R से फोर्स के डायरेक्शन में लोगे। ठीक है, तो आपका डायरेक्शन आ गया टॉर्क का आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अभी टॉर्क में साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अगर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड है तो यानी कि आपका जो फिंगर्स का डायरेक्शन है ना मोशन का, उस डायरेक्शन में टॉर्क उस चीज को रोटेट करेगा। यानी कि अगर मान लो ये एक्सिस है और ये लूप है और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आउटसाइड द बोर्ड है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्योंकि आपकी फिंगर्स भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही हैं। ठीक है, तो A/2 आप लोगे एक्सिस से AB का वेक्टर। ठीक है, F आपका डाउनवर्ड्स है, A/2 से F की तरफ आप अपनी फिंगर्स रोटेट करके क्रॉस प्रोडक्ट से टॉर्क का डायरेक्शन निकालोगे, और टॉर्क का डायरेक्शन आपको मिल गया तो अपने फिंगर्स के मोशन से आपको पता चल जाएगा कि ये लूप किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, तो एक आ गया F1 A/2। ठीक है, वैसे ही यहां पे इससे इस एक्सिस के पॉइंट से CD का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड भी A/2 ही होगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में, और फोर्स है ऊपर को, तो आप A/2 R क्रॉस F ऊपर को ले जाओगे तो आपका टॉर्क का डायरेक्शन फिर से आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड हो गया। ठीक है ना, तो आपने कर दिया प्लस। ठीक है, और F का मैग्नीट्यूड लिया
और a/2 का मैग्नीट्यूड लिया। एंगल तो इनके बीच में sin 90 है, तो वो तो 1 ही रहेगा। तो ये दोनों को आप अगर F1 और F2 की वैल्यू आप ये सब्सटीट्यूट करोगे तो आ जाएगा ILB टाइम्स A, ठीक है ना। ये a/2 और ये a/2 प्लस हो जाएगा और ये टोटल A बन जाएगा, और F1 F2 का तो मैग्नीट्यूड ILB है ही, ठीक है ना। अब आप ये देखो कि L जो है वो लेंथ है इधर की, और A जो है लेंथ है वो ब्रेड्थ की है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया। तो हमने ILBA करने के बजाय IAB कर दिया, जो कि है A एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था कि जब लूप एकदम हॉरिजॉन्टल है तब कैसे टॉर्क लगेगा, लेकिन टॉर्क की वजह से वो थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एक बार जब वो लूप रोटेट कर गया है थोड़ा सा, तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, ठीक है। देखो दोस्तों, जब ये लूप जो है वो रोटेट कर चुका होगा, ठीक है, मान लो एक एंगल थीटा बना रहा होगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये a/2 है, ठीक है, और ये पता है कि एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लूप थीटा है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये हो गया a/2 साइन थीटा, ठीक है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री से। ये a/2 साइन थीटा किसका डिस्टेंस है? वो बेसिकली उस लाइन का डिस्टेंस है जिस पे ये फोर्स F1 लग रही है, ठीक है ना। F1 जो है अगर उसको हम पीछे एक्सटेंड करें उस लाइन को इमेजिनरी, तो इस लाइन का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही हमें चाहिए होता है टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो हमारा टोटल टॉर्क फिर से पुराने फॉर्मूले से आ जाएगा, F1 a/2 साइन थीटा प्लस F2 a/2 साइन थीटा, ठीक है ना। F1 F2 के तो मैग्नीट्यूड सेम है, हम लोग अल्टीमेटली कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आ जाता है I इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को आप गौर से देखो, ठीक है, ये आपको साइन प्रोडक्ट का की याद दिलाना चाहिए। ए भी वेक्टर होता है, एरिया भी वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर होता है, और ये साइन थीटा है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। हम एक ऐसी चीज मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं करंट टाइम्स एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। वो एक वेक्टर होता है। अब एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हो आप क्या करते हो, अपना राइट हैंड लेते हो और करंट के डायरेक्शन में रोटेट करते हो, ठीक है ना। तो जो आपका थंब का डायरेक्शन है ना, मतलब आपने क्या किया, आपने अपना राइट हैंड लिया, लूप में जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स रोटेट करोगे, तो आपका जो थंब का डायरेक्शन है वो आपका एरिया का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। और एरिया का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही लेते हो, सर्कल हुआ तो πr², रेक्टेंगल हुआ तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका एरिया का डायरेक्शन आ जाएगा, उसको आप करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मैग्नेटिक डाइपोल का वेक्टर आ जाएगा। टॉर्क जो लगता है किसी लूप पे, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इज मैग्नेटिक डाइपोल का क्रॉस प्रोडक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया अल्टीमेट रिजल्ट। ये आप कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉर्क से जो P क्रॉस E होता था, ठीक है ना। उसमें हम अभी जाएंगे नहीं। एक चीज समझ लेते हैं कि अगर सिर्फ एक लूप ना होके n लूप्स होते, ठीक है, तो ये टॉर्क हो जाता n टाइम्स, यानी जितने लूप्स हैं, मतलब 3 लूप्स होते तो n की जगह 3 लग जाता, n टाइम्स m क्रॉस b, ठीक है। ये आपकी टॉर्क की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों एक और छोटी सी बात, मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, जिसके डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। तो इसको आप अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो आपका होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि देखो m क्रॉस b है, एंगल इन दोनों के बीच में थीटा 0 है, तो टॉर्क कितना लगेगा? 0, क्योंकि साइन थीटा 0 होता है। तो टॉर्क यहां पे 0 है, और अगर
आप थोड़ा सा भी रोटेट करते हो ना अपने लूप को, जिससे कि आपकी मान लो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन चेंज हो गया और वो इस डायरेक्शन में आ गया, तो वो टॉर्क ऐसा एक्ट करेगा कि वापस इस स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आपका लूप आ जाए, यानी कि वापस से मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आपके मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन ये हो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट हो, यानी कि ये दोनों एंटी पैरेलल हो, तो थीटा आपका हो गया 180 डिग्रीज, ठीक है ना। तो ये है, यहां पे भी टॉर्क जीरो होगा क्योंकि थीटा 180 का भी साइन जीरो ही होता है, साइन 180 जीरो ही होता है, तो टॉर्क जीरो होगा। लेकिन ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपने अपने लूप को जरा सा भी हिला दिया पोजीशन से, तो वो टॉर्क ऐसे एक्ट करेगा कि वो उस इनिशियल पोजीशन से दूर होता चला जाए, ठीक है ना। वो टॉर्क वापस, जैसे पिछले केस में जब जीरो एंगल था, जब पैरेलल थे एम और बी, टॉर्क ऐसा लगता था कि वो सेम पोजीशन पे वापस आ जाए जो इनिशियल पोजीशन थी। 180 डिग्रीज के केस में टॉर्क ऐसा लगेगा कि उस इनिशियल पोजीशन से दूर होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है।